अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। बड़ी खबर में बात आज इटावा में सोमवार को हुई कथावाचकों की पिटाई का मामला अब उत्तर प्रदेश में सियासी रंग पूरी तरह ले चुका है। अब वो लड़ाई यादव वर्सेस ब्राह्मण पर है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 27 की लड़ाई है। असल में इसके पीछे 27 की लड़ाई है। आज कथावाचकों पर मुकदमा दर्ज कर दिया फर्जी आधार कार्ड बनाने और अपनी आइडेंटिटी छुपाने के साथ साथ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। और दोनों पर मुकुटमणि यादव और उनके असिस्टेंट संत यादव पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। उसके बाद दंधरौल गांव भड़क उठा। वहां पर मुकुटमणि यादव के खिलाफ हुई एफआईआर पर जमकर प्रदर्शन किया। अहिर रेजिमेंट की मांग करने वाले यादव लोगों ने आज जमकर बवाल काटा और पुलिस ने इनमें कई उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया है। पहले ये देखिए रिपोर्ट, फिर इस पर चर्चा करेंगे। इटावा में कथावाचकों के साथ बदसलूकी और फिर गुरुवार को उन्हीं कथावाचकों के खिलाफ हुई एफआईआर के बाद इटावा में बवाल मचा हुआ है। जैसे ही यादव समाज के लोगों को इस बात की जानकारी हुई कि दोनों कथावाचकों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, वैसे ही यादव संगठनों में आक्रोश पनपने लगा और लोगों ने थाने का घेराव करना शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, सड़क जाम कर दी, जमकर बवाल काटा। यादव संगठन और अहिर रेजिमेंट के प्रदर्शन का सिलसिला यहीं नहीं रुका। बकेवर थाने के घेराव के बाद इटावा के ही दादरपुर गांव में यादव समाज के लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया और जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाना चाहा तो उन लोगों ने पुलिस पर ही धावा बोल दिया। इस दौरान कभी पुलिस प्रदर्शनकारियों को दौड़ाती नजर आई तो कभी प्रदर्शनकारी पुलिस पर हावी होते दिखाई दिए। एक बार तो भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल को अपनी गाड़ी बैक गियर में दौड़ानी पड़ गई। पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की है और कठोर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और अभी पूर्णतः शांति है। कुछ लोग हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कहीं भी कोई अशांति न करे। कि उन्होंने उपद्रव करने की कोशिश की गई थी और सामने ही आप लोगों के सामने उन्होंने कोशिश की थी और कर रहे थे पथराव और इससे नुकसान उनको मौके से हिरासत में लिया गया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने दादरपुर गांव की सीमा पर गुंडाई का नंगा नाच किया। गांव में घुसने वाले हर शख्स से उसकी जाति पूछी गई। वहीं प्रदर्शनकारी यादव समाज के लोगों ने पुलिस पर भी पथराव किया, जिसमें पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दादरपुर गांव को छावनी में तब्दील कर दिया और कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। गांव के निकट कुछ लोगों द्वारा उपद्रव करने की कोशिश की गई थी। इस संदर्भ में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, कहीं भी उपद्रव नहीं है और जिन्होंने यह कृत्य करने की कोशिश की है विधि के अनुसार कठोर कार्रवाई प्रचित की जाएगी। यहाँ फोर्स तैनात है, पहले भी तैनात थी और गांव के अंदर कोई भी नहीं जा सका है। यह रोड पर कुछ लोग आए थे और जिन्होंने अशांति फैलाने की कोशिश की थी, उसी के अनुसार कार्रवाई की गई है। हिरासत में लिया गया है और कठोर कार्रवाई विधि के अनुसार की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कथावाचकों के खिलाफ एफआईआर से नाराज यादव संगठनों और अहिर रेजिमेंट के प्रदर्शनकारियों ने आगरा कानपुर नेशनल हाईवे पर हजारों की संख्या में 2 पहिया वाहनों का हुजूम लाकर खड़ा कर दिया। इस दौरान एक दो पहिया वाहन पर 3-3 लोग बैठे नजर आए। हालांकि इस बात की जानकारी मिलने पर एमपी ग्रामीण की अगुवाई में भारी संख्या में पुलिस बल भी वहीं पहुंच गई और एक कर कई वाहनों को पकड़कर सीज कर दिया। लोग पकड़ा गया है, हिरासत में भी लिया गया है, कुछ गाड़ियां भी सीज की गई हैं और यहाँ पर कुछ लोग आए थे। इन्हें मौके से पकड़ा गया है और इन्हें पकड़ के हिरासत में लिया गया है। पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि इटावा के बकेवर थाने क्षेत्र के दादरपुर गांव में बीते 21 जून को भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें ग्रामीणों ने भागवत कथा पढ़ने आए कथावाचक और उसके साथी की पिटाई कर दी थी और उनके बाल काट दिए थे। इसके साथ ही उन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे।
मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं गुरुवार को पुलिस ने कथावाचकों के खिलाफ भी एक महिला से छेड़खानी के आरोप के साथ साथ पहचान छिपाने, धार्मिक भावना आहत करने और धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया था। अभी तक क्या सो रहे थे मुख्यमंत्री जी? जब जगना था तब जगे नहीं, सब मर गए, वहां जेल चले गए लोग, अपमानित हो गए। बताओ 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ किसी की चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। बताओ अगर ये बात सच है तो काहे कि हम विश्वगुरु हैं? क्या आपको ये लगता है दुनिया ये नहीं देख रही आपकी? क्या दुनिया नहीं देख रहा? दुनिया के लोग बैठे हुए नहीं देख रहे ये सब चीजें? दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है। तभी तो ट्रम्प जी से बार बार खाते हो आप डांट। अगर ट्रम्प जी को पता लग जाए कि इटावा में ऐसा हुआ है तो समझ लो क्या होगा। सच बता रहा हूं मैं आपको। अगर वहां अमेरिका के राष्ट्रपति जी को पता लग जाए कि भारत में, बताओ क्या कर रहे हैं ये लोग, सोचिए क्या होगा। तो ये अखिलेश यादव का स्टाइल है सत्ता पर तंज कसने का। और मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी और साथ में उवैस चौधरी संवाददाता इटावा से जुड़े हैं। विजय जी, मैं आप पास आता हूं, 1-2 मिनट का अपडेट ले लूं ददरौल गांव का, आप भी सुन लीजिए। ददरौल में क्या हालात है उवैस? सर अभी इस समय हालात तो समान हो चुके हैं, जो भी घटनाक्रम हुआ वो अपने इस्लामपुर नेशनल हाईवे के घर पड़ता है इस्लामपुर। आज ये घटना ये हुई कि आज यादव लोकसभा के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका नाम गगन यादव है, की वो पकेवर थाना उसको गया, लगभग 2000 की संख्या भी इतने लोग आएंगे। आज कार्यकर्ता वहां थाने पर पहुंचना शुरू हुए। आसपास के गांव के जो युवा के लोग हैं वहां पहुंच देखने के बाद जानकारी लोगों को मिली कि जो है पुलिस ने देर रात मुकदमा दर्ज कर दिया। दूसरी उनको जानकारी ये मिली कि जो उनके राष्ट्रीय विजय जी, सीधे मैं आपके पास आऊंगा। उवैस की कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम है इसलिए कोई आवाज साफ नहीं आ रही। विजय जी, जो ये मैं आपसे मुद्दा समझूं, अगर एक आइडेंटिटी छुपाने का मुद्दा उसी दिन खुल गया था कि मुकुटमणि अग्नोत्री के नाम से भी आधार कार्ड बना हुआ था और मुकुटमणि यादव के नाम से भी बना हुआ था, वो उस दिन अगर ये बात पुलिस ने ईमानदारी से सुन ली होती तो दूसरे दिन ना अखिलेश यादव इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। एक तरीके से मुझे लग रहा है इस समय प्रशासन ही कुछ ऐसा चाहता है कि कुछ ना कुछ चलता रहे सियासी तौर पर। देखिए, ये पूरा एपिसोड बहुत ही दुखद, बहुत ही मर्माहत करने वाला है और ये भी बताता है कि हमारी जो सोसाइटी है, जिसको हम कहते हैं भाई 21वीं सदी का 25 साल हो गया, डिजिटल फुटप्रिंट हर गांव में, हर घर में है, हर बच्चा सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा अपडेटेड है और तमाम चीजें हम लोग सोचते थे। इस पूरी घटना ने इस पूरे मामले को बिल्कुल बेनकाब कर दिया और बताया कि इतनी परम मूर्खता भरी पड़ी है हमारी सोसाइटी में कि इस तरह की घटनाएं भी हो जाती हैं। देखिए, ये विवाद अपनी जगह आप कर सकते हैं कि उन्होंने आधार कार्ड गलत नाम से टाइटल के साथ जोड़ा, लेकिन सवाल ये है कि जब बटोगे तो कटोगे में टाइटल की जरूरत क्या है? नहीं विजय जी, बटोगे मेरा तो कटोगे। पहला वाला सवाल मैं आप पास आऊंगा, बटोगे कटो में जरूरत नहीं है। पुलिस प्रशासन की मैं पहले जरा एक बार आपसे बात समझ लूं, फिर सियासत पे चलूंगा। पुलिस ने उस दिन ये मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया?
देखिए पुलिस, आप किस मुकदमे की बात कर रहे हैं, कथावाचकों के खिलाफ या कथावाचकों के खिलाफ? कथावाचकों के खिलाफ। कौन सा? मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर वो गलत आइडेंटिटी दिखा रहे थे, और मुझे लग रहा पुलिस वाले भी पूरी वही कार्रवाई करते हैं जितनी टीवी और सोशल मीडिया पर चल रही है, कि भाई उनकी चोटी काट ली गई और उनके साथ अभद्रता हुई है। ये बात उसी दिन देखिए, खुल इसमें गई दो थी। एफआईआर, एक आज हुई है, जी, एक आज हुई है, एक उस दिन। अब आपका कहना है कि पहले ही दिन कथावाचकों के खिलाफ एफआईआर हो गई होती तो जी, शायद ये बात यहां तक न पहुंचती। आपकी बात एक पत्रकारिता के लहजे से ठीक है, लेकिन सोसाइटी के लहजे से अगर देखेंगे तो इसमें थोड़ी दिक्कत है। जिस व्यक्ति ने वहां पे ये भागवत कथा का आयोजन कराने के लिए इनको बुलाया था, वो जालौन के रहने वाले हैं, उनका नाम है बाबा राम स्वरूप दास जी। आज मेरी बाबा राम स्वरूप दास से बात हुई। उन्होंने कहा कि साहब, हमने 3 और जगह इनसे कथाएं कराई थी, जालौन के 3 अलग अलग गांव में, और उन गांव में कोई विवाद नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने ये कहा कि इन लोगों ने हमें अपना आधार कार्ड अग्निहोत्री बताया था, लेकिन सवाल ये है कि जाति कहीं भी रोकती नहीं किसी को कथा कहने से। मेरी काशी विद्वत परिषद से बात हुई, मेरी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति से बात हुई, ये सब कह रहे हैं कि जाति का कोई इसमें रोक टोक है ही नहीं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं शर्मा जी, उन्होंने तो कहा कि साहब, शास्त्रों में ब्राह्मण का जिक्र है, लेकिन सवाल ये है कि ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो है जो शास्त्रों को जानता हो, सच्चरित्र हो, नैतिक हो, वंचना न करता हो, मितभाषी हो, मितभाषी हो, और साथ में उसको अच्छी से ज्ञान की जानकारी। अगर इस पैरामीटर पे आप देखेंगे, वैसे बहुत से साधु संत ऐसे भी हैं जो ब्राह्मण माने जाति मानते हैं। मैं ब्राह्मण माने जाति नहीं, ये वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण में जैसे आजकल सरकारी कर्मचारियों में 4 वर्ण हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी। और जो प्रथम श्रेणी है वो अपने को बाद में कुलीन कहने लगा, द्वितीय श्रेणी वाला और तृतीय श्रेणी वाला अपने को ओबीसी में रख लिया, और चतुर्थ श्रेणी वाले को लोग समाज ने शूद्र में धकेल दिया। ये बिल्कुल यही परंपरा है। और तमाम ब्राह्मण मायावती के सरकार के जमाने में सफाई कर्मचारी बनने के लिए मारपीट कर रहे थे, घूस दे रहे थे, 1.5 लाख रुपए घूस दिया उस जमाने में, 2-2 लाख रुपए, और सफाई कर्मचारी की नौकरी ली। आप कहां ये लिखा है कि जाटव ये नहीं कर सकता, डोम ये नहीं कर सकता, यादव ये नहीं? यादव तो क्षत्रिय है साहब। यादव मैसूर का राजा, वाडियार यादव, जडेजा यादव, तमाम गुजरात में देवगिरी सबसे बड़ी रियासत। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यादवों को नया छत्री बताया जा रहा है। अब नया नहीं, 89 में इनको जब ओबीसी कर दिया गया, तब से इनकी सामाजिक रूप से भी इनको मान लिया गया कि ओबीसी है। यदुवंश तो क्षत्रिय है ही है, और यदुवंश में क्षत्रिय कुल। दिक्कत ये है, जब संवैधानिक व्यवस्था में बदल दिया गया, इनको आरक्षण भी दिया गया, तो इनको ओबीसी बने रहना अच्छा लगने लगा। सच्चाई ये है। अब एक बात बड़े इलाके में मैं बीच में, उपाध्याय जी, आपकी इस बात से सियासत और गर्मा जाएगी। चश्मा सियासी थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो फैक्ट बता रहा हूं। हाँ, मैं आपसे इसीलिए अब सियासी लोगों को मैं बहुत कम बुलाता हूं आपसे इस पर। लेकिन अब सियासत हो रही है ना, सियासत तो हो गई ना। ब्राह्मण कौशाम्बी में भी ब्राह्मण वर्सेस पाल वहां करवा लिया, यहां ब्राह्मण वर्सेस यादव हो गया। मतलब चाह क्या रहे हैं, प्रशासन क्या चाह रहा है? मैं किसी सियासी दलों को आज नहीं पूछूंगा, उनको तो वोट चाहिए। प्रशासन क्या चाह रहा है? देखिए, सियासत जो है बांटती है, डेमोक्रेसी डिवाइड करती है, समाज को तोड़ती फोड़ती है, भाई भाई में भेद पैदा करती है। डेमोक्रेसी में कुछ बुनियादी त्रुटियां हैं। जितने राजनीतिक दल निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं, कोई भी अपने दल के भीतर निष्पक्ष चुनाव नहीं कराता है। वो सर्वसम्मति के नाम पर एक ढोंग रचते हैं और किसी को अध्यक्ष बना लेते हैं। दरअसल हमारी डेमोक्रेसी तभी कंप्लीट होगी जब पार्टियां अपने भीतर चुनाव कराएं, मतपेटी रखवाकर या ईवीएम रखवाकर। लेकिन वो संभव नहीं है। ये बात तो देश के निष्पक्ष चुनाव करेंगे, लेकिन अपने भीतर निष्पक्ष चुनाव नहीं कराएंगे। अब यहाँ पे
बहुत बड़ा विरोधाभास है। अब ठीक है, राजनीति जिनको करना है वो तो राजनीतिक तरीके से देखेंगे, लेकिन 89 तक पूर्ववंशी क्षत्रिय और यदुवंशी क्षत्रिय ये सीना ठोक के लिखते थे और ये है क्षत्रिय। ये कहना कि ये क्षत्रिय नहीं, भाई देखिए, एक तो राजपूताना का क्लान है, दूसरा देश के दूसरे हिस्सों में जो राजा थे जिनको छत्र धारण करने वालों को जो क्षत्रिय कहा जा रहा है, वो उन क्षत्रियों की बात कर रहे हैं। रजवाड़े थे, ये शासक थे और ये मार्शल थे। तमाम किताबों में जिक्र है कि सेना में सबसे ज्यादा यादव समाज के लोग रहे। क्यों रहे? और सिर्फ भारतीय सेना या पुलिस में नहीं, बल्कि जब बंगाल रेजिमेंट बनाई थी अंग्रेजों ने, तो बंगाल रेजिमेंट में भी सबसे ज्यादा यादव, कुर्मी और ब्राह्मण था। और उसकी वजह ये थी कि ये मार्शल कौम मानी जाती रही हमेशा, और मार्शल मतलब क्षत्रिय। और अब दरअसल हमारे साथ क्या है, हम राजपूताना के क्षत्रियों के अलावा किसी को क्षत्रिय मानते नहीं। क्यों? क्योंकि 89 में ओबीसी हो गए ये लोग। अब जो ओबीसी हो गया, अब यार वो क्षत्रिय कैसे हो सकता है? लेकिन उनका कुल जो है, कुल तो उनका क्षत्रिय कुल ही है ना। राजा तो वो भी रहे। सबसे जो समृद्ध क्षेत्र था विजयनगरम, उसका राजा भी हरिहर बुक्का यादव थे। मैसूर के वाडिया राज भी यादव हैं। तो अब दिक्कत क्या है कि सोसाइटी चीजों को जानना नहीं चाहती और राजनेता लोगों को बताना नहीं चाहते और स्कूल की किताबों का ठीक से हम अध्ययन नहीं करते और ना स्वतः से अध्ययन करेंगे। अच्छा, सही बात बताना लोगों को बड़ा बुरा लगता है। अगर मैं कहूं कि रामचरितमानस के अलावा बहुत से ब्राह्मणों ने कभी जिल्द नहीं देखी है ऋग्वेद की, तो नाराज हो जाएंगे मुझसे। मैं पूछ लूं कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, नहीं बता पाएंगे। आप चले जाइए इटावा के उन गांव में जहां सबसे ज्यादा इस समय ब्राह्मण और यादव चल रहा है, उनसे पूछ लीजिए, नहीं बता पाएंगे कि ऋग्वेद का कौन सा पहला मंत्र है। तो दिक्कत यही है कि सोसाइटी चीजों को जानती नहीं, जो जिम्मेदार लोग हैं वो बताने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो यादव थे, अग्निहोत्री लिखे थे, अरे भाई आप बाबा रामदेव क्या कहेंगे? बाबा रामदेव ने कहा मैं अग्निहोत्री हूं, मंच से कहा। तो क्या बाबा रामदेव को आप झगड़ा कर लेंगे उनसे? क्यों नहीं? इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत मजबूत और बहुत बड़ी शख्सियत है वो। नहीं, वो तो यादव है, वो तो यादव है। बाबा रामदेव तो यादव या जाटव कोई भी हो, जो सनातन में विश्वास रखता है, उसका जाति भेद समाज ने कर लिया है, लेकिन शास्त्र नहीं करता है। अंबेडकर की पुस्तक है, उसके प्रीफेस में ही कहिएगा तो मैं भी आपको दिखा दूंगा, उन्होंने साफ लिखा कि ये जो कास्ट है ये पहले क्लास था, क्लास कन्वर्ट हो गया कास्ट। अंबेडकर ने स्वयं लिखा। बाबा साहब अंबेडकर ने जब अछूतों में किताब लिखी तो उन्होंने लिखा कि कैसे ये क्रम। मैं विजय जी आपको बीच में रोकूंगा और फिर टॉपिक पे लौटूंगा। अगर बाबा साहब कह रहे थे क्लास था, वो कास्ट में कन्वर्ट हो गया, कास्ट कब से है? 625 650 सालों से पहले कास्ट चली आ रही है। मैं जाति का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ किताबों, कुछ पन्नों को जो हमको अच्छा लगे हम उसी को पढ़ें। जाति इस देश की सबसे बड़ा सच है, आप खुद कई बार बोल चुके। सर, जाति सच पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, और जाति सच इसलिए है क्योंकि हमारे डेमोक्रेसी ने जाति को के साथ ही सारी चीजें परिभाषित कर दी। और ये परिभाषा कहां से शुरू हुई? अब जैसे मनुस्मृति है, विलियम जोन्स के पहले मनुस्मृति को भारतीय जितने आचार्य और विद्वान थे वो भूल चुके थे। विलियम जोन्स आया, उसने ढूंढा 17वीं शताब्दी में, कहा भैया कुरान और बाइबिल के टक्कर की कौन सी किताब इनके पास है, तो किसी ने उसको मनुस्मृति दे दी। आप बताइए, आपका इतना बड़ा दायरा है उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, किसी भी परिवार में आपने एज ए बुक तो रखी हो सकती है मनुस्मृति, उसको सम्मान देते, उसकी पूजा करते या उसे मानते हुए किसी को देखा आपने? बिल्कुल नहीं देखा होगा, क्योंकि मनुस्मृति एक टूल है डिवाइड करने का, और उस टूल को डेमोक्रेसी में अच्छे ढंग से लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो मुद्दा हुआ है दादर गांव का, इसमें डिवीजन की पूरी गुंजाइश थी। देखिए, अखिलेश ब्राह्मणों को भी जोड़ रहे थे, उन्होंने पांडे जी को, माता प्रसाद पांडे जी को नेता विरोधी दल बनाया। उनका खेल यहां से गड़बड़ हो रहा है। बीजेपी में एक वर्ग ऐसा है, या जो बीजेपी पे आरोप लगाने वाले लोग हैं वो भी ब्राह्मणों को लेकर आरोप लगाते रहते हैं। तो अब फैक्टर यहाँ क्या है? अभी तो गणना होगी तो पता लगेगा, उससे डिवीजन शायद खत्म हो, लेकिन पता लगेगा कि कितना % ब्राह्मण है। तब एक बार और
दिक्कत होगी कि अरे ये गलत जातीय जनगणना है, क्यों, क्योंकि इनकी आबादी इतना 1931 के हिसाब से करीब 12% ब्राह्मण है। अगर 1931 के हिसाब से गिन गई एवरेज आता है तो लोग शायद माने ना, कहेंगे अरे इतना ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। वो भी हो सकता। दूसरा, ब्राह्मण कौन है भाई? हमको जो उन्होंने बताया, बाबूलाल शर्मा जी ने, कुलपति जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, उन्होंने कहा जो शास्त्रों का ज्ञान हो, जो अच्छा चरित्र वाला हो, वही ब्राह्मण कहा जा सकता है, सभी को नहीं कह सकते आप। ये वाला तो नहीं चलेगा जाति जनगणना में, ये मैं आपको बता दूं। ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा, ये वीसी साहब का नहीं चलेगा, चाहे जो हो जी। और जो मौजूदा राजनीति है, मैं थोड़ा आपसे चाहूंगा, अब ये एक ट्रेंड जो मैंने आपको कहा ना, कौशाम्बी में दिखा, उसके बाद यहां दिखा, और अगर मैं थोड़ा सा 1 साल पीछे चले जाऊं तो बहराइच में भी मरने वाला, अब बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, पंडित ही था जब वो डीजे बज के पूरी कहानी हुई। देखिए, हमेशा किसी न किसी व्यक्ति की जो भी जहां घटना होती है, अगर 2 लोग लड़ रहे हैं तो प्रायः ऐसा हो सकता है कि 2 अलग अलग जाति के हों और ये कहा जाए दोनों जातियों में टकराव। ये आप कह सकते हैं, ये सुविधा हमेशा उपलब्ध है उत्तर प्रदेश और भारतीय राजनीति में। अगर रोहित वेमुला के साथ यूथ छात्रों के बीच झगड़ा हुआ, लेकिन वहां भी आंध्र प्रदेश की जो घटना है तेलंगाना की, जी याद है, 2015 की, वो मामला भी ऐसे ही था कि छात्रों के बीच झगड़ा हुआ, लेकिन उसको कास्ट का कलर दे दिया गया क्योंकि पॉलिटिक्स उसे सूट करती है। तो अगर हमारे समाज का सारा पैरामीटर, आचार संहिता अगर पॉलिटिक्स तय करेगी तो हमारा समाज बहुत कमजोर हो चुका है और बहुत ही खराब स्थिति में। ये स्थिति किसको सूट कर रही है? जो मौजूदा स्थिति है, आप सोचिए कि इस घटना पे बीजेपी के मंत्री नहीं उतरे हैं, जो बीजेपी के दल से मंत्री हैं सरकार में, ओम प्रकाश राजभर झंडा बैनर लेके उतरे। मतलब आप सोचिए ना, सियासत कितना कैसा कलर दिखाती है, और 27 आते आते क्या कलर होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी तो ये तय है कि ओबीसी ऐसा डरावना शब्द हो गया कि कोई श्रवण बोल ही नहीं सकता है। नहीं, देखिए, वो उसके लिए श्रवण ही जिम्मेदार है, लेकिन कृष्ण सुदामा की जो दोस्ती की मिसालें ब्राह्मण समाज के द्वारा दी जाती रही हैं, वो संकट में है। और इस घटना ने बीजेपी को भी संकट में डाला है और समाजवादी पार्टी को भी संकट में डाला। ये तलवार की धार का संतुलन है दोनों पार्टियों के लिए, जो ठीक से नहीं चलेगा कट जाएगा। और ये जो स्थिति है, जो इसीलिए प्रशासन को सबसे ज्यादा दोष दिया जा रहा है, और जो आज वहां आह्वान किया गया अहिर रेजिमेंट और यादव संगठनों के द्वारा कि भाई ये अन्याय हो रहा है, तो अन्याय तो दिखता है। देखिए, बाल काटना, बदतमीजी करना, छिड़कना कोई चीज, ये सारी चीजें अन्याय ही है। इसको मैं खुल के कहूंगा, बिल्कुल अन्याय है। और नाम छुपाना गलत नहीं है। नाम छुपाना गलत नहीं है। नाम छुपाना, जब कहीं प्रमाण पत्र मांगा जाता हो, कथा वाचन के लिए कहीं प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता, ना कोई नियामक संस्था है और ना कहीं पे कोई ऐसी परिषद है जो कहे कि तो फिर मुकदमा क्यों दर्ज है? जो प्रमाण देने वाली, तब फिर विजय जी मुकदमा क्यों दर्ज? परिषद है, मैं आपको बताऊं, बहुत से गोसाई ब्राह्मण हैं जो ओबीसी में आते हैं। वो शुक्ला मिश्रा तिवारी उपाध्याय चौबे लिखते हैं। अब जब रिजर्वेशन में उनका ना, गिरी और गोस्वामी जब रिजर्वेशन में देखते हैं अरे तिवारी, तो लोग बड़े नाराज होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है। वो कहते हैं अरे तिवारी भी आ गया ओबीसी में, लिस्ट फेक है, गलत है। क्यों? उनको पता नहीं है। एक राम भद्राचार्य है चित्रकूट के, वो मंच से सरेआम कहते हैं कि फला फला जाति का नाम लेके ये नीच हैं। वो एक आचार्य हैं, गुरु हैं, बताते हैं कि सबसे बड़े विद्वान हैं, लेकिन उन्होंने बाकायदे मंच से नाम लिया कुछ जातियों, वो सब जिनको ब्राह्मण माना जाता है, उन्हीं जातियों का नाम लिया और कहा ये सब नीच हैं। तो आखिर उनके खिलाफ जंग छेड़ दिया जाए। भाई, कोई अगर मूर्खता की बात कर रहा शास्त्र पढ़ने के बावजूद, इग्नोर करिए। बहुत से, अभी हमको तो कई श्लोक बताया उन्होंने, कुलपति साहब ने, कि भाई वेद पढ़ने से भी कोई बेहतर नहीं हो सकता है अगर वो उसका आचरण खराब। तो दिक्कत ये है कि जब आप, अच्छा, अब दूसरी बात,
आप उत्तर प्रदेश में सरयू पारी कानकुब्ज की लड़ाई है, ब्राह्मणों में भी आप चले जाइए, शादियां एक दूसरे से गांव वाले बात करेंगे, शादियां नहीं करते हैं, वो कहते हैं वो नीच है, वो कहते हैं वो कौन इस झगड़े में पड़ेगा, आप मुझे बताइए। आप कह रहे हैं नौकरी लिख लिया। दरअसल ना विजय जी, कानकुब्ज क्या, कन्नौज के इधर और उधर की लड़ाई शुरुआत से चली आ रही है, कई ईस्वी सदी से चली आ रही है। बेस क्या है उसका? बेस क्या है? ये कहते हैं, मैं कोई बताता नहीं कि वेद कितने पढ़े हैं हमारे कौन सी बिरादरी ने, कौन सी मतलब सब कास्ट ने जी। वो कहते हैं फला फला गांव का ब्राह्मण है तो कुलीन है, और ये कहते हैं किसके पास कितनी बिस्वा है तो वो कुलीन है। क्या ये उचित है? बिस्वा से क्या मतलब ज्ञान का, या गांव से क्या मतलब? कोई यूनिवर्सिटी था, वो वैदिक विश्वविद्यालय था वो जिसका आप जिक्र करते हैं, लेकिन परंपरा समाज में है। और 20 विश्वा वाले ब्राह्मण सर्टिफाइड है ना, 20 विश्वा वाले ब्राह्मण सर्टिफाइड है जो मुझे मालूम है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आपने कहा बड़ी धार पे है। अब मैं आता हूं कि फिर आज मायावती अब आई है, उन्होंने इस घटना का जिक्र नहीं किया, बोले किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम अखिलेश ने बदल दिया था, दलित विरोधी है, घोर जातिवादी है, जातिवादी विरोधी है। अभी थोड़ी देर पहले का जी मैंने वो देखा है। मायावती जी को स्पेस चाहिए पॉलिटिक्स में, ना मिल क्योंकि पा रहा। बीजेपी ने भारतीय राजनीति को दो हिस्से में बांट रखा, एक हिस्सा जो उनके साथ है, दूसरा हिस्सा जो घनघोर बीजेपी के खिलाफ है, और वो इकट्ठा होकर किसी एक पार्टी के साथ जाता है। आप दिल्ली का रिजल्ट देखिए, पश्चिम बंगाल का रिजल्ट देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का रिजल्ट देख लीजिए। इंडिया अलायंस और एनडीए में सारे वोट बढ़ते हैं और किसी को मायावती के 10% से नीचे वोट आ गए। अब उन्हें एक स्पेस चाहिए। ये जो बदलता हुआ वातावरण है और बदलती हुई सोच है लोगों की, और माहौल बदल गया, राजनीति का पूरा सॉफ्टवेयर बदल गया। अब इस सॉफ्टवेयर हैं जो पुराने अभी कीपैड वाले फोन हैं, जैसे दादर गांव टाइप के, इटावा के, ये सब अभी समस्या पैदा करते रहेंगे। लेकिन जो नए मॉडर्न फोन है, स्मार्टफोन है, उस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। अब मायावती जी ने आकाश आनंद को जिस समय जिस टाइमिंग में उतारा था, उन्होंने सटीक काम किया था। आकाश आनंद की चर्चा हो रही थी, आगे बढ़ रहे थे, अचानक उन्होंने विड्रा किया तो बीजेपी पे मीडिया ने आरोप लगाया कि साहब बीजेपी की वजह से ही विड्रा हुए, और हुए थे इंटरनल कारणों से, तो बाद में पता लगा। लेकिन उसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ा। बड़े संख्या में दलित वोट शिफ्ट होकर सपा में चला गया कि अच्छा ये आकाश आनंद को रोक रहे हैं तो हम इनको रोक देंगे। फिर आकाश आनंद आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, अब फिर से आए हैं। अब इनको अपनी क्रेडिबिलिटी को तो स्थापित कर रही है और अपना स्पेस अब की स्थापित कर रही है। देखिए ना, चंद्रशेखर पर सीधा अटैक कर दिया, बरसाती मेढक बिना नाम लिए बोल दिया। मतलब अब की वो शायद खुद आगे आई हैं, आकाश आनंद को कर रही हैं। आपको क्या लगता है, अगर इतनी घोर जातिवादी वाली सियासत होगी तो बीजेपी के लिए नुकसान नहीं होगा? मुझे ईमानदारी से बताइए। नहीं, देखिए हम आपको बताएं, सामाजिक रिश्तों में, समूह में जब लोग होते हैं तो जातिवादी हो जाते हैं। अलग अलग जब जरूरतों के हिसाब से रिश्ते होते हैं। ये तो बात सही। खन्ना जी जहां से चुनाव लड़ते हैं वहां खन्ना लोग बहुत कम है, लेकिन वो चुनाव जीतते रहते हैं। सुरेश खन्ना जी की बात कर रहा हूं जो संसदीय कार्य मंत्री। जी शाहजहांपुर से आमतौर पे हरदोई का भी यही हाल है। ठाकुर पंडित शहर की सीट पे सबसे ज्यादा है ओबीसी, और जीतता कोई और है। जी तो ये मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि समाज एकदम निराश करने वाले माहौल में है। लोग चाहते हैं, डेमोक्रेसी में तमाम पॉलिटिशियन चाहते हैं कि हमारे लिए स्पेस बने। जैसे अभी ओवैसी साहब इस समय भारत का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो भारत का परिप्रेक्ष्य बाहर रख रहे हैं, तो एक अच्छा, हम लोगों को अच्छा लग रहा है। लेकिन जब वो अभी बिहार में सियासत करेंगे तो लगेगा कि यार ओवैसी साहब तो समाज को बांट रहे हैं। डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम है, बिना बांटे आपको कुछ मिलने वाला नहीं। आप जितना बांटेंगे, जितना लोगों को बताएंगे भैया तुम्हारा हक दूसरा छीन ले रहा, तुम्हारा हक, भाई कम्युनिस्ट यही तो कहते थे। नौकरी पे कभी कम्युनिस्टों सोशलिस्टों ने बात नहीं किया कि नौकरी कहां से मिलेगी, तुम्हारा हिस्सा छीना गया है, वो लेना है। मतलब आप समझिए, कभी भी वो ये नहीं कहते कि रोजगार सृजित कैसे होगा। वो कहते देखो ये लोग हैं, ये पूंजीपति हैं, जमींदार हैं, इन्होंने तुम्हारा हड़प रखा है, इनसे हिस्सा छीनना है, हमें सत्ता दे दो।
जब सत्ता आएगी तो खुद ही ये जमींदार से सोच ज्यादा ने पैसे ना उनके भाई पास हो साहब, जाएंगे। जो आपसे जब बात हो रही है तो ईमानदारी से बोलूं, इसी सोच ने जब नोटबंदी हुई तो बोले अरे वो तो सब बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं, बहुत बढ़िया हुआ। नहीं, वो गरीब बढ़िया हुआ, उससे नोटों का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा। देखिए, जो आज आपकी इकोनॉमी में गति आई है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होने से लोगों को सीधे पैसे हाथ में मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, तमाम चीजें हैं। गांव में एक रिवोल्यूशनरी चेंज आया, ऐसा नहीं है। वो नोटबंदी के बाद जो डिजिटल प्लेटफॉर्म लागू करने की मजबूरी हुई सरकार की, उसी की वजह से संभव हो पाया। अदरवाइज आपको याद हो, एक IRDP योजना चलती थी जिसमें 10,000 रुपए में एक भैंस मिलती थी, फिर 10,000 दूसरी आती थी, दोनों पैसा हड़प कर जाते थे बैंक और लेखपाल वगैरह मिलके। उसको राजेंद्र माथुर जी ने लिखा था कि IRDP का फुल फॉर्म है आई रकम डकारो प्यारे। तो जो जितनी जन कल्याण की योजनाएं थी, राजीव गांधी ने खुद ही कहा था कि 1 रुपया में से 85 पैसा उड़ जाता है, वो तो आज तक भुगतान दे रहे हैं ना। अब की 11 सालों में जितना सुनने को मिला, वो एक ईमानदारी का दिया स्टेटमेंट, जितना पिछले 11 सालों में बुनाया गया वो कभी नहीं बुनाया गया। देखिए, सच बोलना हमारी सोसाइटी में बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि लोग जब जानते नहीं तो आप सच उनको बताएंगे तो उनको लगता है ये सबसे गलत बात है। दिक्कत यही है, जब आप चीजों को समग्रता से जानेंगे नहीं, उसके किसी भी घटना के कई आयाम होते हैं, जब सारे आयाम को आप देखेंगे तो वहां पे दिक्कत होगी। अब तब आप सही बात कह सकते हैं। और यूपी की जो पॉलिटिक्स है, बिल्कुल आप देखिए 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, भाजपा अलायंस प्लस सपा अलायंस। और इन दोनों को इस घटना ने दोनों को परेशानी में डाला, क्योंकि अगर 100% वोट यादव समाज का तो कुछ मामलों में लोकसभा में छोड़ दें, लोकसभा में तो भाजपा को मिल जाया करता है, विधानसभा में भी बहुत जगह मिलता है, लेकिन डिवीजन अगर किसी कास्ट में होता है या उसकी मरमरिंग गांव तक पहुंचती। अच्छा, बहुत दुविधा की बात मैं आपको बताऊं, भाजपा सरकार 17 में आई, 17 के बाद पहला यादव और ब्राह्मण की घटना रायबरेली में हुई थी। फिर आपको याद हो देवरिया में भी एक लोमहर्षक घटना हुई थी। तो ऐसा नहीं पहली बार घटना हुई, लेकिन ये इसको इस रूप में राजनीति के चश्मे से देखना और दिखाना ताकि सोसाइटी में डिवीजन और बढ़ जाए, मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों के हित में। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे प्रशासनिक सवाल किया था। अगर प्रशासन थोड़ा सजग रहे ना तो बंटवारे की, वो कहते नहीं, पहली लाइन न पढ़ने पाए। नहीं, देखिए प्रशासन क्या करता है, जब वीडियो वायरल हो गया और उनके बयान वायरल हो गए तो प्रशासन किसको जेल पहले भेजता है? उन्होंने पहले जिसको जेल भेजना था उन्होंने भेज दिया, फिर दबाव पड़ा। वहां दंगा कतई नहीं होता है, जहां पर या झगड़ा नहीं होता, दोनों पार्टी उठा बंद कर दी जाती, दोनों घर वाले जमानत करवाने में जुट जाते हैं। लेकिन ये मामला पुलिस से पहुंचने से पहले हेयर कटिंग में लग गया, शुद्धिकरण में लग गया, तो प्रशासन बिल्कुल क्या सही कर कह रहे सकता? हैं। तो इस पे लास्ट में आपसे समझना चाहूंगा, अभी सियासत के लिए जगह है कि खत्म हो जाएगा ये मुद्दा? देखिए, अब देखना यह है कि आज जो जमावड़ा हुआ, जिस तरह का शोर हुआ, इसका इम्पैक्ट कहीं दूसरे शहरों पे तो नहीं पड़ रहा, दूसरे जिलों में तो नहीं पड़ रहा। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को, सभी राजनीतिक दलों को पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि एक तो विद्वानों को ले आएं और एक उनसे स्टेटमेंट दिला दें कि साहब ये वास्तव में कथा वाचन कौन कर सकता है, क्या उसमें तिवारी मिश्रा शुक्ला होना जरूरी है, सिंह होना जरूरी है, या कोई भी कर सकता है? भाई साहब, आप एक तो धार्मिक बता ही देंगे, सारे लोग कर सकते हैं, जो कथा पढ़ सकता है बताए, लेकिन मेरा वही कहना है, मैं बताऊं ना कि मैं पुष्कर चौहान हूं। नहीं, अगर आप ज्ञानी हो, शास्त्री, अगर आपके पास शास्त्री की उपाधि होगी, आप संस्कृत यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे, तो हो सकता है आप पुष्कर शास्त्री लिखने लगे, तो क्या आपने गलत काम कर दिया? कोई नहीं, लेकिन फिर दो नहीं बनवाएंगे ना, पुष्कर चौहान भी रखे, पुष्कर शास्त्री भी रखे, सुविधा की ये कोई इतना बात तो इसी से बढ़ी ना, बात भाई साहब इसी से बढ़ी। इसलिए कि दादर गांव के जो ब्राह्मण लोग थे, जो अपने को ब्राह्मण मानते हैं, उनको जानकारी पूरे विषयों की नहीं थी और उनकी अज्ञानता इसका कारण बनी। और कुछ नए लड़के, नए उम्र के लड़के, जिनको कुछ पता नहीं होता है, जो अनपढ़ टाइप के लोग होते हैं, वो इस तरह की चीजें करते हैं। और ये पूरा मामला गंभीर मूर्खता का है और कुछ
चलिए चलिए विजय जी, आपने हमको बहुत अच्छे से समझाया कि है ज़रूरत कहाँ पे रोकने पे। समाज को ज़्यादा जिम्मेदारी आपने दी है, लेकिन सियासत या सियासी दल इस जिम्मेदारी को बढ़ाने में ज़्यादा विवाद को साथ दे रहे हैं अपना। तो बड़ी खबर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।